हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। बच्चों, आज मैं फिर आ गई यहाँ पर एक नया टॉपिक लेकर हिंदी व्याकरण का, जिसका नाम है समास। बच्चे, आपकी 10th क्लास आपकी सिलेबस में जो समास है, समास शब्द के जो समास का भेद है वो सिर्फ 4 दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चा मैं 6 के 6 भेदों को लेके आई हूँ, क्योंकि होता है कि ना, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं पेपर में। तो यहाँ हम लोग 6 भेदों के बारे में खूब अच्छे तरीके से पढ़ने वाले, मस्त तरीके से, जबर तरीके से और एक देसी तरीके के साथ, है ना। तो इसी तरह हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहिएगा और पूरा वीडियो पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। मैं सिर्फ यूपी बोर्ड पेपर के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ बच्चा, उसी के बेस पे नहीं बोल रही हूँ। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th, चाहे 12th, चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, इस टॉपिक से सवाल आते ही आते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली, बहुत अच्छी होने वाली है और एकदम इजी ट्रिक मैं बताऊंगी कि आप किस प्रकार समास को पहचान लेंगे। ठीक है बच्चा, शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी क्लास में। जैसे यहाँ लिखा है परिभाषा और भेद पढ़ेंगे, चुटकियों में याद करने की गारंटी। भाई चुटकियों में मैं पूरी गारंटी ले रही हूँ कि अगर आप लोग एक बार वीडियो देख लोगे आपको मुजवानी याद हो जाएगा, क्योंकि मैं इतने आसान तरीके से आप लोगों को समास बताने वाली हूँ। ठीक बच्चा, चलिए सबसे पहले जान लीजिए समास क्या होता है। भाई समास का सीधा सीधा अर्थ है संक्षिप्तीकरण करना, छोटा करना, कम करना, घटाना। ठीक है, कोई भी चीज है अगर आप उसको नहीं पढ़ पा रही है, पूरा बोलने में बहुत समय लग रहा है, तो उसको क्या करते हैं, आप छोटा कर देते हैं। जैसे आजकल का तो भाई जमाना चल ही रहा है ना। किसी का नाम जैसे शाहरुख खान है ना, उनका नाम शॉर्ट कर दिया गया SRK के नाम से जाना जाता है उनको, है ना। अक्षय कुमार को अक्की के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह बच्चे समास हिंदी में भी कुछ पद होते हैं, 2 पदों को छोटा करके, संक्षिप्त करके लिखा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, समास कहते हैं। ठीक है, तो समास का सीधा सीधा अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना, घटाना, संक्षिप्त करना, कम करना। अर्थात 2 पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण कर ले। भैया, जो 2 पदों को हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, उनको जिस प्रकार संक्षेपीकरण करेंगे, पर उसका अर्थ ना बदलकर अर्थ वही रहेगा। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं राजा का पुत्र। ठीक है, आप लोग का है राजा का पुत्र, ये इतना बड़ा लिखा है, यहाँ 2 पद है, एक राजा है और एक पुत्र है। अब इतना बड़ा ये लिखा है, अगर इसी को हम संक्षिप्त कर देंगे तो हम लोग क्या लिखा करते हैं, राजपुत्र। क्या लिखते हैं बच्चा, राजपुत्र। ठीक है, तो समास में अगर हम पदों को अलग करते हैं तो उसको समास विग्रह कहते हैं, और संधि में अगर हम लोग शब्दों को अलग करते हैं तो उसको संधि विच्छेद कहते हैं। ये डिफरेंस होता है समास और संधि में। बच्चा भूलिएगा नहीं कि समास को हम लोग समास विग्रह कहते हैं और संधि में संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, समास के मुख्यतः पहले सिर्फ 4 भेद थे। समास के पहले सिर्फ 4 भेद थे। प्राचीन समय के जो विद्वान थे उनका मानना यह था कि समास सिर्फ 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एहू जान लेते हैं। पहला आपका द्वंद्व समास हो गया, दूसरा तत्पुरुष समास हो गया, तीसरा बहुव्रीहि हो गया और चौथा अव्ययी भाव हो गया। अब बच्चा कहेंगे मैडम जी, कर्मधारय और द्विगु समास कहाँ खा गई, कौन देश में छोड़ी आई। तो मेरे बच्चों शांत रहो, आ रहा है, वो भी आ रहा है। बच्चा, पहले के समय के जो विद्वान थे उनका मानना था कि समास सिर्फ 4 भेद होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हिंदी में और खोज हुई, हिंदी को और विस्तार तरीके से पढ़ा गया, तो जो 2 समास थे, आपके कर्मधारय और आपके जो द्विगु समास थे, उनको बाद में भेद बनाया गया। इससे पहले भी ये 2 समास थे, इससे पहले भी वो 2 समास थे, पर उनको समास के भेद में नहीं रखा गया था। उनको समास के भेद में नहीं रखा गया था। उनको कहाँ रखा गया था बच्चे, यहां मैं समझाती हूं। यहां उनको कहाँ रखा गया था, ठीक है, उनको तत्पुरुष समास के कर्मधारय, उनके तत्पुरुष समास से बोला जाता था कि वो तत्पुरुष समास से निकाले गए। ठीक है, कर्मधारय और क्या था आपका, द्विगु समास। ठीक है, अब एक बात और जान लीजिए, उनका मानना यह था कि तत्पुरुष समास से कर्मधारय निकला है और कर्मधारय से आपका द्विगु समास निकला है। ठीक है, मतलब जो हमारे तत्पुरुष समास है वो पापा हैं, उनके पुत्र जो हैं वो हमारे कर्मधारय, कर्मधारय के पुत्र हमारे द्विगु समास है। अर्थात द्विगु समास के लिए जो तत्पुरुष समास है वो दादाजी हैं। ठीक है, तो यही मानना है कि तत्पुरुष समास से कर्मधारय है, कर्मधारय से द्विगु समास है। अब इन तीनों को कैसे संबंध जोड़ा गया वो मैं आगे बताऊंगी जब हम लोग अलग अलग भेद पढ़ेंगे। ठीक है, पर जब जैसे जैसे समय बीतता गया, हिंदी को और विस्तार से पढ़ा जाने लगा, तो क्या किया, वर्तमान समय की हिंदी में क्या कर दिया गया कि कर्मधारय और द्विगु समास को निकाल कर अलग भेद बना दिए गए, मतलब 5वां और 6ठा उनको भेद की उपाधि दे दी गई। क्लियर, इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है,
उसके बाद अब आ जाते हैं भैया, जो आप समास पढ़ रहे हैं उसमें पद, मैंने शुरुआत में बोला था 2 पदों को संक्षिप्त करके, तो ये पद क्या है? पद होते हैं अलग अलग जो 2 शब्द होते हैं, ठीक है। तो पदों की प्रधानता कौन कौन सी होती है, अब ये जान लीजिए मेरे बच्चे। 2 पद होते हैं, पहला होता है प्रधान खंड और दूसरा होता है गौड़ खंड। प्रधान खंड को जो आप लोग इंग्लिश में प्राइमरी बोलते हैं, गौड़ खंड जो आपका सेकेंडरी होता है, ठीक है। गौड़ खंड को हम लोग द्वितीयक भी बोलते हैं, और प्रधान खंड होता है पहला वाला, प्राइमरी, ठीक है, प्रथम। तो प्रधान खंड वो होता है मेरे बच्चे, पहला पद तो आपका हो जाएगा, देखो 2 पदों की जो प्रधानता होती है 2 प्रकार से बांटी जाती है, पहला होता है प्रधान खंड और दूसरा होता है गौड़ खंड। अगर पहला पद प्रधान तो दूसरा गौड़ होता है, अगर दूसरा प्रधान है तो पहला गौड़ होगा, ठीक है। तो प्रधान खंड कौन सा कहलाएगा, अब ये जान लीजिए। प्रधान खंड बच्चा वही होगा जिसके अर्थ पर बल पड़े, मुख्य अर्थ पर बल पड़ने वाले को प्रधान खंड कहा जाता है। जिसके मुख्य अर्थ पर बल पड़े मेरे बच्चा, वही आपका प्रधान खंड होगा। और वही गौड़ खंड कौन सा होगा, जिसके अर्थ पर बल नहीं पड़ता, जिसके अर्थ पर बल नहीं पड़ता, मतलब उसके अर्थ पर बल नहीं पड़ेगा, उसका अर्थ वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये पद कौन कौन से होते हैं बच्चे? पद 2 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। अब ये पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं? जो पहला होता है, मतलब पूर्व का पहला ही हो गया कि जो पहला शब्द है, पहला पद है, उसको पूर्व पद कहते हैं। और दूसरा शब्द जो बाद में आता है उसको हम लोग द्वितीयक पद बोलते हैं, या फिर आप कह लीजिए उत्तर पद कह लीजिए, या बाद में आने वाले जो पद होते हैं उनको उत्तर पद कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका यहाँ राजपुत्र है, तो राजपुत्र आपका ये राज जो है ये आपका पूर्व पद हो जाएगा, और पुत्र जो आपका उत्तर पद हो जाएगा। क्लियर? अब आ जाते हैं हम लोग अपने समास के भेदों में, ठीक है। समास के भेद भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने सबसे आसान वाला लिया भाई, द्वंद्व। द्वंद्व समास, द्वंद्व शब्द से ही पता चल रहा है द्वंद्वी, एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के प्रति जो प्रतिस्पर्धा रखते हैं, है ना, एक दूसरे के विलोम कह लीजिए, इंग्लिश में कह लीजिए एक दूसरे के अपोजिट्स, तो आपके वही होंगे द्वंद्व समास। तो भाई द्वंद्व समास पहचानने का एक सीधा सरल और तुरंत वाला तरीका है कि जिन शब्दों में आपस में द्वंद्विता दिख जाए, जिन शब्दों में आपस में विरोध का आभास हो कि भाई एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं, एक दूसरे के उल्टे शब्द हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द है, मेरे बच्चे, वहीं पर आपका द्वंद्व समास है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कैसे दोनों पद प्रधान होते हैं। सबसे पहली चीज, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्लियर? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों में प्रधानता होती है, इसमें गौड़ पद नहीं होता, इसमें गौड़ पद नहीं होता। जैसे भाई बहन, भाई का उल्टा बहन, भाई का भी अर्थ पड़ रहा है, बहन का भी अर्थ पे बल पड़ रहा है ना, भाई बहन, गंगा यमुना, पाप पुण्य, माँ बाप, आकाश पताल, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे के द्वंद्वी होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं, वो बच्चे हो जाएंगे आपके द्वंद्व समास में। जैसे कुछ विशेष शब्द है, जैसे धर्मा धर्म, पापा पाप, लाभा लाभ। धर्मा धर्म कैसे हमारा द्वंद्व समास हो गया? अगर हम धर्मा धर्म को समास विग्रह करते हैं तो धर्म और अधर्म लिखेंगे, धर्म और अधर्म लिखेंगे ना, तो ये बच्चा क्या हो गया, धर्म का उल्टा अधर्म। पापा पाप, पाप धन, अपाप मतलब पाप और अपाप, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भी द्वंद्व समास, पाप का उल्टा अपाप, ठीक है। और क्या, लाभा लाभ, लाभ और अलाभ या हानि कह लेते हैं, तो लाभ और अलाभ हो गया द्वंद्व समास। तो इतनी चीजें आप लोग को पता चल गई। अब पहचान क्या है कि द्वंद्व समास में दोनों पदों में संज्ञा सर्वनाम और क्रिया होते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पदों में क्या क्या होते हैं मेरे बच्चे? संज्ञा सर्वनाम और क्रिया होती हैं। क्लियर? चलिए अगला हम लोग आ जाते हैं द्विगु समास, जो कि हमारा दूसरा समास है। ठीक है, द्विगु समास आ जाते हैं। इस समास में पहला शब्द संख्यावाची, इस समास में पहला शब्द संख्यावाची विशेषण होता है। इसमें जो होता है ना मेरे बच्चे, क्या होता है कि इस समास में ना जो पहला शब्द होता है वो संख्यावाची होता है। भाई संख्या, द्विगु, द्विगु शब्द से ही पता चल रहा है ना, द्वि, द्वि मतलब दो। जब समास का नाम है संख्या से शुरू है तो उसमें आएगा क्या, उसमें संख्या ही तो आएंगी, उसमें संख्या ही तो आएंगी द्विगु समास में, है ना। तो जिसमें पहला पद इनका संख्यावाची शब्द होता है, या कह लीजिए संख्या शब्दवाची विशेषण होता है। जैसे आपका पंचवटी, चौराहा, दोपहर, दुपट्टा, नवग्रह, नवरात्रि, दशानन, इतने शब्द आपके, जैसे शताब्दी, 100 अब्दों का समूह, वर्ष, तो ये सब बच्चे किस में आ जाएंगे? आपके द्विगु समास में आ जाएंगे। द्विगु समास में सबसे बड़ी चीज ये याद कर लीजिए कि पहला पद या पूर्व पद अप्रधान होता है। क्या होता है? अप्रधान होता है पूर्व पद, ठीक है।
और वहीं अगर हम लोग इसका दूसरा पद देखेंगे या उत्तर पद देखेंगे इसका, तो मेरे बच्चे यहाँ पर आपका दूसरा पद प्रधान होता है। प्रधानता कहाँ होती है? दूसरे पद पर, ठीक है, दूसरे पद पर प्रधानता होती है। अब यहाँ मेरा बच्चा एक कहेगा उठ के, होते ना जिनके मन में चुल्ल मची होती है, तो एक बच्चा उठ के कहेगा अरे मैम दशानंद तो बहुव्रीहि होता है, दशानंद तो बहुव्रीहि समास होता है, क्योंकि दशानंद का अर्थ तो तीसरा निकल रहा है ना। दशानन वाला मतलब कौन है? दशमुख वाला कौन है भाई? रावण, हमारे रावण है ना दशानन। तो कहेंगे मैम ये तो बहुव्रीहि हो गया, ये आपका कैसे द्विगु में आ गया? शांति रखो, शांति रखो भैया, सबको पता चलेगा। वही बता रहे हैं कि मेरे बच्चे अगर दशानन आता है, पंचानन आता है, चतुरानन आता, ठीक है, चतुर्भुज आता है, चतुरानन, हाँ चतुरानन कह लीजिए, और चतुर्भुज आता है, तो मेरे बच्चे वहां पर आपका कौन सा समास हो जाएगा? वहां मेरे बच्चे आपका बहुव्रीहि समास होगा। अगर वहां पर प्रश्न में द्विगु और बहुव्रीहि दोनों ऑप्शन दिए हैं, तो मेरे बच्चे आप बहुव्रीहि पर ही लगा के आइएगा, क्योंकि वो गुरु हैं, वो पहले से ही निश्चित थे। द्विगु तो बाद में माना गया है ना, द्विगु और कर्मधारय को तो बाद में भेद माना गया है, बहुव्रीहि तो पहले से ही निश्चित है, वो तो गुरु हैं। तो अगर द्विगु और बहुव्रीहि दोनों ऑप्शन आते हैं तो मेरे बच्चा आप लोग बहुव्रीहि लगा के आइएगा, लेकिन अगर बहुव्रीहि नहीं आता है तो इसका उत्तर आपका द्विगु रहेगा। ठीक है मेरा बच्चा, वहां पर आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं बहुव्रीहि। ये मेरे बच्चे नोट है एक चीज का, ठीक है, कि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो परंतु दो पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ धारण कर रहे हो तो वहां बहुव्रीहि होगा। जैसे मैंने बताया कि दशानन में दश तो उसका संख्यावाची शब्द हो गया, आनंद मुख हो गया, लेकिन अर्थ तीसरा निकल रहा है ना, रावण का मतलब आ रहा है, तो वहां मेरे बच्चा आपका बहुव्रीहि समास कहलाएगा। ये नोट है, ठीक है। अर्थ दे रहे, जैसे अब आपके बहुव्रीहि में मेरे बच्चे याद रखिएगा कि इसमें के दोनों पद अप्रधान होते हैं। क्यों अप्रधान होते हैं? क्योंकि दोनों पदों का जो अर्थ होता है वो नहीं माना जाएगा। अर्थ तो कोई तीसरा ही निकल के आ रहा है ना, अर्थ तीसरा ही आ रहा है। क्या होता है? अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण करते हैं, उन्हीं को बहुव्रीहि समास कहते हैं। जो अपना खुद का स्वयं का अर्थ छोड़ दे और कोई तीसरा अर्थ निकाल दे, उसी को मेरे बच्चे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे आपको यहाँ मैं एग्जांपल बता देती हूँ, चतुरानन, चार है आनंद जिसके, दशानन, दशानन वाला कौन है? रावण। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला कौन है? विष्णु। त्रिनेत्र, तीन नयन वाले कौन है? शिव जी। देखिए नाम कुछ और आ रहा है लेकिन नाम कुछ, मतलब अर्थ कुछ और आ रहा है, नाम वो त्रिनेत्र मतलब तीन नयनों वाला। तीन नयनों वाला कौन है? हमारे शंकर भगवान जी, शिव जी हैं, ठीक है। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला कौन है? हमारे विष्णु भगवान है, ठीक है। तो अर्थ क्या आ रहा है? तीसरा आ रहा है। पांचाली, पंचानन हनुमान जी को कहते हैं, ठीक है। पीतांबर आपके कृष्ण भगवान को कहते हैं, नीलकंठ बच्चा शिव जी को कहते हैं, लंबोदर आपको गणेश जी को कहते हैं। तो ये कौन से समास में आ गए? सारे के सारे आपके बहुव्रीहि समास में आ गए। और चतुरानन, दशानन, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, पंचाली, पंचानन, अगर मेरे बच्चों ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं दिया रहेगा तो ये सब के सब आपके किस में चले जाएंगे? सबके सब आपके द्विगु समास में चले जाएंगे। क्लियर? चलिए, ये कुछ और शब्द हैं जैसे 31, 21, 61, 51, 71, 81, 91, ये जितने भी शब्द हैं 51, ये सब वाले, ये सब मेरे बच्चे आपके बहुव्रीहि समास में आते हैं, ठीक है। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाले कौन है? विष्णु भगवान है। चंद्रमौली, चंद्र को धारण करने वाले कौन है? हमारे शंकर जी हैं। तो नाम कुछ और आ रहा है, अर्थ कुछ और आ रहा है, उसी को हम लोग बहुव्रीहि कहते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास, भैया आ गए हमारे तत्पुरुष जी के पड़े बेटे कर्मधारय, ठीक है। कर्मधारय में क्या होता है? इस समास में एक पद विशेषण और दूसरा विशेष से होता है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों पद विशेषण हो जाते हैं। भाई विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, है ना। तो इसमें कभी कभी क्या हो जाता है? दोनों पद विशेषण हो जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है? विशेषण और विशेष से होते हैं, ठीक है। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष से होता है। अब इसमें सुनिए कहां से कनेक्शन है। द्विगु समास में क्या था? पहला पद अप्रधान था, दूसरा पद प्रधान था। सेम चीज इसमें भी है कि पूर्व पद अप्रधान है और उत्तर पद प्रधान है। पूर्व पद अप्रधान है और उत्तर पद प्रधान है, ठीक है। मिल गया ना कनेक्शन दोनों में, द्विगु में और कर्मधारय में द्विगु मिल गया कनेक्शन। अभी तत्पुरुष में भी मिलेगा। तत्पुरुष तो पप्पा है भैया, वो तो पूरी कुंडली खोल के बैठाएंगे, अपने पूरे घर का होता है ना जीवन, पूरा वो चीज खोल के बताएंगे कहाँ से आए कैसे आए, ठीक है। उदाहरण के रूप में आप बोलेंगे महादेव, पीतांबर, नीलकंठ, नीलगाय, महात्मा, अधपका, छोटा भैया, लाल पीला, काला नीला। अब कहेंगे अरे मैडम जी पीतांबर तो अभी तुम बहुव्रीहि में पढ़ा के आई हो, अब यहाँ कहाँ से आ गया? नीलकंठ तो बहुव्रीहि में आया था, अब यहाँ कहाँ से आ गया?
अरे मेरे बच्चे, मैंने क्या बताया है कि बहुव्रीहि क्या हैं, गुरु हैं, वो सर्वोपरि हैं, उनको हमेशा ऊपर रखना। अगर पीतांबर, नीलकंठ, ये सारे शब्द आपके जो हैं, ठीक है, महादेव, ये सारे शब्द अगर ऑप्शन में आपके बहुव्रीहि देते हैं तो अगर वहां पर आप बहुव्रीहि ही लगा के आइएगा, वहां कर्मधारय ना लगाइएगा। लेकिन अगर बहुव्रीहि नहीं है तो मेरे बच्चे आपको वहां पर कर्मधारय ही लगाना होगा, वहां पर आपको कर्मधारय ही लगाना होगा। और सुन लीजिए, एक बात और बता दें, अगर आ जाता है पंच, जैसे आप लोगों का यहाँ पर एक शब्द आ जाएगा, ठीक है, जैसे नीलकंठ महादेव, ये आपके शंकर जी का आ गया। कभी कभी क्या होता है ना, कर्म धारण करने वाले जो होते हैं ना, जिसमें एक शब्द विचय वो होते हैं, तो आपका यहाँ पर जैसे महादेव पीतांबर है तो वहां आप लोग क्या लगाएंगे, अगर बहुव्रीहि आ गया तो बहुव्रीहि लगाएंगे, नहीं तो क्या लगाएंगे, कर्मधारय लगाएंगे। इतनी चीजें आप लोग क्लियर हो गई। छोटे भैया, छोटा भैया जिसको बोलते हैं, लाल पीला, अब यहाँ कहेंगे मैम ये तो द्वंद्व समास है ना मेरे बच्चा। द्वंद्व समास उसको कहते हैं जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। काला सफेद हो जाएगा पर लाल पीला नहीं होगा, हरा लाल नहीं होगा, नीला पीला नहीं होगा, काला नीला नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी नहीं है। विरोधी शब्दों में ही द्वंद्व समास आएगा, ठीक है। तो ये सब शब्द आपके किस में आ जाएंगे बच्चे, सब ये सब आपके कर्मधारय में आ जाएंगे, ठीक है। वहीं आगे देखते हैं हम लोग का जो पांचवा भैया है भैया, वो है हमारे अव्ययी भाव समास। क्या है ये, अव्ययी भाव समास है मेरे बच्चों। इसमें क्या होता है कि पहला पद अव्ययवाची होता है और बाकी शब्द होते हैं, ठीक है। अव्यय शब्द जो होते हैं जैसे उपसर्ग विशेषण, जैसे यहाँ यथाशक्ति, यथाधर्म, यथाक्रम, ये आपके क्या हैं, ये सब आपके अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर मेरे बच्चे पूर्व पद प्रधान होता है, यहाँ पर आपका पूर्व पद प्रधान होता है, वहीं दूसरा पद अप्रधान होता है, ठीक है। पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे अब यहां जान लीजिए, यथाशक्ति हो गया आपका, यथाशीघ्र हो गया, तो यथाधन शक्ति, ठीक है। यथाशक्ति, यथाधर्म, यथाक्रम, ये सब बच्चे आपके किस में आ जाएंगे, अव्ययी भाव समास में। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहला पद अव्ययी भाव शब्द होता है, ठीक है, यहाँ अव्ययी भाव को इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं आपका प्रति हो गया, प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन सा हो गया, प्रतिदिन मेरे बच्चा आपका अव्ययी भाव हो गया। वहीं अगला आपका अनुरूप, अनुरूप में लोग कंफ्यूज होते हैं, नहीं, अनु होगा, जैसे अनुरूप, अनुगाम, वो अनुसरण, ठीक है, बहुत सारे अनु के आप लगा सकते हैं शब्द। वहीं आमरण का हो जाएगा, जहां आ लगता है, बड़ा आमरण, आगमन, तो ये सब शब्द मेरे बच्चे किस में आएंगे, अव्ययी भाव समास में। तो बच्चे कभी कभी क्या होता है, जैसे देखिए कभी कभी, जो मैंने कभी कभी शब्द बोला, ये कौन सा समास होगा, कभी कभी, धीरे धीरे, बार बार, साथ साथ, ये सारे शब्द मेरे बच्चे किस में आते हैं, आपके अव्ययी भाव समास में आते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं कि धीरे धीरे, कभी कभी, बार बार, साथ साथ, ये सारे शब्द मेरे बच्चे किस में आते हैं, ये सब आपके अव्ययी भाव समास में आते हैं, ठीक है। सबसे आसान है उपसर्ग पहचानना, यथा हो गया, प्रति हो गया, अनु हो गया, आ हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और हमारे भैया सबसे बड़े गुरु आ गए, जिन्होंने ना दो भेद और हमको दे दिए छोटे छोटे, है ना, दो छोटे छोटे भेद जिन्होंने दे दिए, हमारे तत्पुरुष समास आ गए हैं, ठीक है। जिसमें इनका मेरे बच्चों जो पूर्व पद होता है वो अप्रधान होगा, जिसको हम लोग सहायक बोल लेंगे कि पूर्व पद इनका अप्रधान होता है, पूर्व पद अप्रधान होता है। वहीं इनका उत्तर पद जो मेरे बच्चा वो है प्रधान होता है। मिल गया ना दिगु और कर्मधारय से, जिस प्रकार दिगु और कर्मधारय में पूर्व पद अप्रधान और द्वितीय पद इनका प्रधान होता है, इसी प्रकार तत्पुरुष में है, ठीक है। उसी प्रकार तत्पुरुष में है कि पूर्व पद आपका अप्रधान होता है, मतलब सहायक शब्द होते हैं, और वहीं आपका उत्तर पद प्रधान होता है। अब ये सुन लीजिए, तत्पुरुष में क्या होता है कि दोनों पद किसी ना किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। कारक चिन्हों से तो आप भली भांति परिचित होंगे भाई, कर्ता ने कर्म को करण से कर, है ना, ये सारे शब्द होंगे। तो दोनों पद के बीच में कहीं ना कहीं कारक चिन्ह आ जाएंगे। अगर हम उसका समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच में कहीं ना कहीं कारक चिन्ह आ जाएंगे। जैसे यहां मैं बताती हूं, राजपुत्र, राजा,
देखिए, राजा का पुत्र राजा की रानी रोग से ग्रस्त घोड़े पर सवार। अरे भैया यहाँ जो का की से पर है ना, का की से पर क्या है, ये सब भैया आपके कारक है ना, कारक चिन्ह है, पढ़े होंगे। तो ये जो का की से पर ने के लिए ये सारे जो कारक चिन्ह जहाँ प्रयोग हो जाते हैं समास के बीच में, वहां मेरे बच्चों सीधा सीधा तत्पुरुष समास हो जाता है। अब यहाँ आगे हम लोग पढ़ते हैं कि तत्पुरुष समास के भेद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास के मेरे बच्चे बहुत भेद होते हैं। जैसे देखिए, मोस्ट मेनली तो ये 7 भेद हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आ जाएगा कि इसमें से बताइए कि कौन सा तत्पुरुष समास के कौन सा भेद है, अगर आपका नॉर्मल आ गया तो अब तो आप बता दो कि तत्पुरुष समास है, लेकिन ये पूछ लिया कि तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तो आप लोग कैसे बताओगे कि 7 कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण। ये 7 हैं, इन्हें 7 को आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये 7 है। अभी आगे और है, और भी तत्पुरुष समास के भेद बताए गए। तो जैसे जहां पर ने का प्रयोग हो रहा है तो कर्ता ने कर्म को करण से के कारण, संप्रदान के लिए, अपदान से, अपदान मतलब जो से यहाँ था से यहाँ भी था बच्चा, जो अपदान वाला से है वो अलगाव होना, मतलब जैसे पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं तो पेड़ से क्या पत्ते अलग हो रहे तो जहां अलगाव दिखे तो वहां बच्चा अपदान होगा। संबंध का के की, नानेनी, रारेरी और अधिकरण में पै पर ऊपर। ठीक है, ये सब अधिकरण होते हैं, किसी के पे ऊपर अधिकार करना। ठीक है, तो जहां आपको ये कारक चिन्ह मिल जाए समास विग्रह में, जितने आपको ये कारक चिन्ह दिख रहे हैं, अगर इनमें से आपको समास विग्रह में कारक चिन्ह मिल जाए तो मेरे बच्चे सीधे सीधा वहां आप कौन सा समास लिख देंगे, तत्पुरुष समास। अगर प्रश्न आता है जैसे क्या बोल दिया, ने शब्द आ गया किसी कारक चिन्ह में, बोल दिया जाए कि यहाँ कौन सा समास है, तो आप लोग क्या बोलोगे, तत्पुरुष कर्ता समास। कौन सा समास है, तत्पुरुष कर्ता समास। अगर आपका को आ गया तो तत्पुरुष कर्म समास, से आ गया के लिए तो तत्पुरुष करण समास। ठीक है, ऐसे करके आप 7 का लिख दोगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई कि जिस शब्दों के बीच में, जिन पदों के बीच में जो दोनों पदों को कौन जोड़ रहा है, कारक चिन्ह जोड़ रहे हैं, वहां पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग को समझ आई। वहीं आगे हम लोग चलते हैं। भैया आपका जैसे ये शब्द है, गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला, ठीक है, स्वर्ग का वासी, स्वर्ग को वास करने वाला, ठीक है। ये सब बच्चे किस में आ गए आपके, ये मेरे बच्चे किस में आ गए दोनों शब्द, हाँ ये आपका कर्म समास में आ गए ना, दोनों आपके आ गए कर्म समास में। ठीक है, तत्पुरुष कर्म समास किस में आ जाएंगे, तत्पुरुष कर्म समास। क्लियर, इतनी चीजें हो गई। अब मेरे बच्चों देश निकाला हो गया। ठीक है, देश से निकाला, यहां कौन सा हो जाएगा, मार्ग वे, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, गंगा जल, गंगा का जल, दीनानाथ। ये सब मेरे बच्चे आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब सुनिए, तत्पुरुष समास के अन्य और उदाहरण होते हैं, 3 भेद और होते हैं, 3 भेद हैं। वो कौन से, पहला है आपका नए तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास और अलुप्त तत्पुरुष समास। अब ये जान लेते हैं नए तत्पुरुष समास। भैया मैंने पहली बार ना इया का प्रयोग देखा है, मैंने आज तक इया शब्द नहीं पढ़ा था, पहली बार मैंने इया देखा है। तो नए तत्पुरुष समास भैया नए हम ना पढ़ाएंगे, हम नए तत्पुरुष नहीं पढ़ाएंगे। तो जहां नहीं का प्रयोग हो जाए, जहां नए आ जाए, ना आ जाए, वहां मेरे बच्चों नए तत्पुरुष समास होगा। भाई जैसे हम लोग की यूपी में भाषा बोली जाती है ना, जैसे हम लोग को बोलते हैं नहीं मैं ये नहीं करूंगा, तो हम लोग अपनी देशी भाषा में बोलते हैं नए हम ना करवाए, नए हम ना करवाए। तो नए शब्द मतलब नहीं मैं नहीं करूंगा। तो जहां नकारात्मक आ जाए, जहां नहीं आ जाए, तो वहां मेरे बच्चों नए तत्पुरुष समास होगा। शब्द से ही पता चल रहा है। तो जिसके प्रारंभ में से, जिसके प्रारंभ से आ या अन उपसर्ग लग जाए, देखिए देखो, अन देखा जिसे देखा नहीं, अन सुना जिसे सुना नहीं, अनहित, ठीक है, अनहित जिसका हित ना हुआ, अन बोला जिसने बोला नहीं। तो नहीं 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 शब्द में आ गया जिसमें नकारात्मक आ जाए जिन शब्दों में, वो मेरे बच्चा आपका नए तत्पुरुष समास में। वहीं अगर प्रादि तत्पुरुष समास की बात करें तो प्रादि में बच्चा ये प्रा दिख रहा है आप लोगों को, ये प्रा दिख रहा है, यही प्रा आपका पहचान है कि प्रमाण प्रचलित प्रमेय सिर्फ प्रा,
सिर्फ प्र आए तो मेरे बच्चा वहां पर आपका प्रादि तत्पुरुष होगा। वहीं अगला आपका अलुक तत्पुरुष है, जहां मतलब होता है कि स्थिरता बनी हो, जो बदला ना जा सके, जो एकदम स्थिर हो, उसमें बदलाव ना हो, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, दुनिया पलट जाए, कुछ भी हो जाए, प्रलय आ जाए, पर वो स्थिर है, वो स्थिर है। जैसे हमारे युधिष्ठिर क्या थे भाई, वो एकदम सच्चाई की मूर्ति थे, वो झूठ कभी नहीं बोलते थे, चाहे जो हो जाए, है ना। तो युधिष्ठिर आपके तत्पुरुष समास में। और एक एग्जांपल आता है मनसीज, मनसीज आपका तत्पुरुष इसमें आएगा, अलुक तत्पुरुष में, ठीक है बच्चों। तो इतनी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी है, समास हमारा खत्म हो चुका है, और आई होप आप लोगों को इतनी चीजें अच्छे से समझ आ गई हैं, क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके बताए हैं, बहुत इजी ट्रिक्स बताई हैं आप लोगों को समास पहचानने के। और मुझे इतना पूरा विश्वास है कि हाँ मेरे बच्चों को ये चीजें समझ आ गई हैं। तो मैंने आप लोगों को समास कंप्लीट कर दिया है, अब आप लोगों को सिर्फ तैयारी करनी है, और भैया जोड़ तोड़ों से एकदम बोर्ड के पेपर को फोड़ देना है, बढ़िया मस्त झंडा गाड़ के आना है। जैसे कहती है ना हमारी सोशल वाली मैम कि झंडा गाड़ के आना है, तो मैं क्या कहती हूँ भाई, झंडा भी गाड़ो, परसेंटेज की मार्कशीट भी वहां एकदम ऊपर टान देना एकदम से कि हाँ देखो टॉप कर लिए हम लोग, ठीक है बच्चों। और लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि इसी तरह हम और भी वीडियो लेते आएंगे आपके लिए, और भी अच्छी अच्छी बोर्ड से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आप लोग की तैयारी एकदम जबर तरीके से कराने वाले हैं ना, ताकि आप लोग 100% स्कोर कर सके। और मेरे बच्चों सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि बहुत ज़रूरी है, मैं बहुत सीरियस होकर चीज़ बोल रही हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे बच्चे इस सेशन को लाइक करना, कमेंट करना, और सेशन को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। काहे तो वही अकेले टॉप करोगे, कहा दोस्तों को टॉप करवाना है, तो सेशन को शेयर करना ना भूलिएगा। और सबसे बड़ी बात भैया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा चैनल जो है आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बना है, वो क्या है, यूपी बोर्ड हाई स्कूल। तो बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक कमेंट शेयर, ये तो भैया हमारे प्यारे बच्चे कर ही देंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, फिर एक नए टॉपिक के साथ, बढ़िया तैयारी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।